morning students. I am Rita Sharma from MLP group of schools. Welcome you in chemistry classes. बच्चों हम 9th क्लास केमिस्ट्री के चैप्टर सेकंड इज मैटर अराउंड अस प्योर का रिवीजन कर रहे हैं और इसमें हमने मेटल्स की प्रॉपर्टी डिस्कस कर ली थी। आज हम नॉन मेटल के बारे में और मेटल और नॉन मेटल के डिफरेंशिएशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो बच्चों देखिएगा नॉन मेटल, तो मेटल के बारे में काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस की है। मेटल्स मेलेबल होती हैं, मेलेबिलिटी का मतलब मेटल्स की थिन शीट्स बनाई जाती हैं। मेटल डक्टाइल है, डक्टाइलिटी का मतलब वायर बनाए जाते हैं। सोनोरस है, मेटल के सरफेस पे किसी हार्ड ऑब्जेक्ट से जब हम हैमरिंग करते हैं, उसको पीटते हैं तो हमें आवाज़ सुनाई देती है। मेटल्स का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। मेटल मोस्टली सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करती है एक्सेप्ट मरकरी जो लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करती है। तो बच्चों नॉन मेटल की प्रॉपर्टी देखिएगा। अ नॉन मेटल इज एन एलिमेंट दैट इज नाइदर मेलेबल नॉर डक्टाइल। नॉन मेटल ऐसे एलिमेंट है जो ना तो मेलेबल होते ना डक्टाइल होते एंड डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, और इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट नहीं करते हैं। एक एक्सेप्शन है ग्रेफाइट जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। सम ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ नॉन मेटल आर, कुछ एग्जाम्पल है कार्बन, सल्फर, फास्फोरस, ये आपको सॉलिड स्टेट में मिल जाएंगे। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ये आपको गैस स्टेट में मिल जाएंगे। ब्रोमीन एक ऐसी नॉन मेटल है जो आपको लिक्विड स्टेट में मिलेगी। आयोडीन भी नॉन मेटल है, ये सॉलिड स्टेट में मिलती है और आयोडीन में चमक भी होती है। लेस्चरस प्रॉपर्टी आयोडीन में होती है। हीलियम, नियोन, आर्गन, कप्टान, जीनान, ये नोबल गैसेस हैं, ये बहुत ही कम रिएक्टिव गैसेस हैं। डायमंड एंड ग्रेफाइट आर ऑल्सो नॉन मेटल। डायमंड और ग्रेफाइट भी क्या है बच्चों, नॉन मेटल है। दे आर एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन। डायमंड और ग्रेफाइट कार्बन के एलोट्रोप्स हैं। एलोट्रोपिक फॉर्म किसी एलिमेंट की 2 और मोर फॉर्म का एग्जिस्टेंस है नेचर में। जैसे कार्बन आपको डायमंड की फॉर्म में भी मिलेगा, ग्रेफाइट की फॉर्म में मिलेगा। डायमंड भी कार्बन से मिलकर के बना हुआ है, ग्रेफाइट भी कार्बन से मिलकर के बना हुआ है। ये दोनों कार्बन के एलोट्रोप्स हैं। ऑल नॉन मेटल आर सॉलिड गैसेस एक्सेप्ट ब्रोमीन। नॉन मेटल आपको सॉलिड स्टेट में मिल जाएंगी, गैस स्टेट में मिल जाएगी, केवल ब्रोमीन को छोड़ करके। ब्रोमीन विच इज अ लिक्विड नॉन मेटल एट रूम टेम्परेचर। ब्रोमीन एक ऐसी नॉन मेटल है जो रूम टेम्परेचर पे किस स्टेट में मिलेगी बच्चों, लिक्विड स्टेट में। तो जो मेटल की प्रॉपर्टी है बिल्कुल उसके अपोजिट किसकी प्रॉपर्टी है, नॉन मेटल। मेटल जहाँ पे हार्ड होती है उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। नॉन मेटल ब्रिटल होती हैं, ये जल्दी से ब्रेक हो जाती हैं, इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई नहीं होता है। नॉन मेटल जनरली ज़्यादातर सॉफ्ट हैं, इनमें लेस्चरस प्रॉपर्टी नहीं है, इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, मेटल से कम होता है। बच्चों आगे देखिएगा, एक कंपैरिजन हम कर रहे हैं थ्रू अ टेबल जिसमें हम मेटल और नॉन मेटल की प्रॉपर्टी को कंपेयर करेंगे। कंपैरिजन अमंग प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। तो पहले मेटल देखिएगा। मेटल्स आर मेलेबल एंड डक्टाइल। मेलेबल और डक्टाइल होती है, आप पहले ही इनका मतलब जानते हैं। मेलेबल क्या है, डक्टाइल क्या है। दैट इज मेटल कैन बी हैमर्ड इनटू थिन शीट्स एंड ड्रोन इनटू थिन वायर्स। मेटल से थिन शीट बनाई जा सकती है और पतले वायर बनाए जा सकते हैं। नॉन मेटल आर ब्रिटल। नॉन मेटल ब्रिटल होती, जल्दी टूट जाती हैं। दे आर नाइदर मेलेबल नॉर डक्टाइल, ना मेलेबल होते ना डक्टाइल। आपने कार्बन देखा है, कार्बन की कई फॉर्म होती है। कोयला देखा, कोक जल्दी से टूट जाता है, कोयला भी, कोक भी कार्बन होता है। तो ये ब्रिटल होते हैं। ब्रिटल मतलब हिंदी में अगर इसका मतलब आपको बताया जाए तो मतलब जो जल्दी टूट जाता है। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल हीट और इलेक्ट्रिसिटी की अच्छी कंडक्टर, इलेक्ट्रिसिटी और हीट दोनों फ्लो कर जाती है मेटल में से। नॉन मेटल आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। नॉन मेटल बैड कंडक्टर है एक्सेप्ट डायमंड विच इज ए गुड कंडक्टर ऑफ हीट। डायमंड गुड हीट का अच्छा कंडक्टर है, हीट फ्लो कर जाती है डायमंड में से। एंड ग्रेफाइट विच इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और ग्रेफाइट में से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर जाती है। ग्रेफाइट में फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन होता है।
Metals are solid at room temperature except mercury which is liquid metal. मेटल रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होती है, केवल मरकरी को छोड़ करके, जो कि स्टेट में होती है बच्चों, लिक्विड स्टेट में होती है. नॉन मेटल में भी सॉलिड, लिक्विड और गैसेज एट रूम टेम्परेचर. अभी हम एग्जाम्पल पढ़ करके आए हैं. नॉन मेटल सॉलिड भी हो सकती है, लिक्विड भी हो सकती है, गैसेस भी हो सकती है रूम टेम्परेचर पे. जैसे सॉलिड में मैं आपको बताऊं सल्फर, फास्फोरस. लिक्विड जैसे ब्रोमीन हो गई. गैसेस की बात करें तो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सारी गैसेस हैं. मेटल्स आर स्ट्रोंग एंड टफ. मेटल स्ट्रोंग होती है, टफ होती है, हार्ड होती है. दे हैव हाई टेंजाइल स्ट्रेंथ. टेंजाइल स्ट्रेंथ का मतलब होता है लोड बियरिंग पावर, कितना वजन उठा सकते हैं. आपने देखी होंगी बड़ी बड़ी जो क्रेन है वो भी मेटल से बनी होती है, स्पेशली आयरन से. तो मेटल की जो टेंजाइल स्ट्रेंथ है, वजन उठाने की जो पावर है, टेंजाइल स्ट्रेंथ ज्यादा होती है. नॉन मेटल्स आर नॉट स्ट्रोंग. नॉन मेटल स्ट्रोंग नहीं होती. दे हैव लो टेंजाइल स्ट्रेंथ. इनकी टेंजाइल स्ट्रेंथ कम होती है. मेटल्स आर सोनोरस. सोनोरस का मतलब होता है जब किसी हार्ड ऑब्जेक्ट से हम मेटल को जब बिटन करते, पीटते हैं तो हमें आवाज सुनाई देती है. आपने बेल की आवाज सुनी होगी स्कूल में, जो घंटी जो बजाते हैं उसे कितनी तेज आवाज आती है. दे मेक अ रिंगिंग साउंड व्हेन स्ट्रक. इनसे एक घंटी की आवाज आती है जब किसी से हार्ड ऑब्जेक्ट से जब स्ट्रक करते हैं, इसको मारते हैं, टकराते हैं. नॉन मेटल आर नॉट सोनोरस. नॉन मेटल सोनोरस नहीं होती. तो इस टेबल के थ्रू हमने बच्चों मेटल और नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज में कंपैरिजन किया है बच्चों. आई होप आपको समझ में आया होगा. नेक्स्ट देखिएगा बच्चों मेटलॉइड. हम एलिमेंट के क्लासिफिकेशन डिस्कस कर रहे हैं. मेटल, नॉन मेटल हमने डिस्कस कर लिया है. नेक्स्ट देखिएगा बच्चों मेटलॉइड्स. तो ऐसे सब्सटेंस जिनमें कुछ मेटल्स की प्रॉपर्टी होती है, कुछ नॉन मेटल की प्रॉपर्टी होती है. ना तो पूरे तरीके से मेटल, ना पूरे तरीके से नॉन मेटल, मतलब मेटल और नॉन मेटल के बीच में इनकी प्रॉपर्टी लाई करती है. ऐसे सब्सटेंस कहलाते हैं बच्चों मेटलॉइड्स. देयर आर अ फ्यू एलिमेंट्स विच शो प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड अदर प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल. कुछ ऐसे एलिमेंट है जो मेटल की कुछ प्रॉपर्टी शो करते हैं, नॉन मेटल की प्रॉपर्टी. फॉर एग्जाम्पल दे लुक लाइक मेटल्स. दिखते तो मेटल की तरह बट दे आर ब्रिटल लाइक नॉन मेटल. ब्रिटल होते मतलब जल्दी टूट जाते हैं. दे आर नाइदर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी लाइक मेटल नॉर इंसुलेटर लाइक नॉन मेटल. ना तो पूरे तरीके से इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते, फ्लो होने देते, ना बिल्कुल ऐसा भी नहीं है कि नॉन मेटल की तरह इंसुलेटर इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो होने ही नहीं देते. दे आर सेमी कंडक्टर. मतलब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर तो सकती है लेकिन मेटल से तो कम और नॉन मेटल से ज्यादा. द एलिमेंट विच शोज सम प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड सम अदर प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल आर कॉल्ड मेटलॉइड. ऐसे सब्सटेंस जो कुछ प्रॉपर्टी मेटल की शो करते हैं, कुछ नॉन मेटल की शो करते हैं, क्या कहलाते हैं बच्चों? मेटलॉइड कहलाते हैं. देयर प्रॉपर्टीज आर इंटरमीडिएट. इंटरमीडिएट का मतलब बीच में होती. किस किस के बीच में? बिटवीन द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल. मेटल और नॉन मेटल के बीच में. यहाँ आपको कुछ पिक्चर्स दिखाई दे रही होंगी. बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये मेटलॉइड की कैटेगरी में आते हैं. द अदर एग्जाम्पल ऑफ मेटलॉइड आर बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम. ये किस कैटेगरी में आते हैं बच्चों? मेटलॉइड. तो ऐसे सब्सटेंस जिसमें कुछ एक प्रॉपर्टी मेटल की होती है, कुछ प्रॉपर्टी नॉन मेटल की होती है, वो क्या कहलाते हैं बच्चों? मेटलॉइड्स कहलाते हैं. ओके, नव आगे बेटा हमने मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड एलिमेंट के क्लासिफिकेशन के बारे में डिस्कस कर लिया. नेक्स्ट हम मिक्सचर के बारे में पढ़ेंगे, फिर मिक्सचर का क्लासिफिकेशन. तो मिक्सचर क्या होता है? मिक्सचर का मतलब कुछ ऐसा सब्सटेंस जो टू और मोर सब्सटेंसेस से मिलकर के बना हुआ हो. A mixture is a substance which consists of two or more element or compound not chemically combined together. मिक्सचर एक सब्सटेंस है जिसमें दो या दो से ज्यादा एलिमेंट हो सकते हैं, कंपाउंड हो सकते हैं, केमिकली कम्बिनेशन नहीं होता है. फॉर एग्जाम्पल एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस. एयर एक मिक्सचर है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर. लेकिन ये सारे केमिकली कंबाइंड नहीं है. अगर केमिकल कम्बिनेशन हो गया तो कंपाउंड फॉर्मेशन हो जाएगा. मिक्सचर में टू और मोर एलिमेंट, कंपाउंड सब्सटेंसेस प्रेजेंट तो है लेकिन उनमें केमिकल रिएक्शन नहीं हुई है, कोई नया कंपाउंड नहीं बना है. द वेरियस गैसेज ऑफ एयर आर नॉट केमिकली कंबाइंड विद वन अनदर. वेरियस गैसेज ऑफ एयर, एयर में जितनी भी गैसेज हैं लाइक नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये केमिकली कंबाइंड नहीं है. सिमिलरली गन पाउडर इज ए मिक्सचर ऑफ पोटासियम नाइट्रेट, सल्फर एंड चारकोल. बेटा गन पाउडर एक मिक्सचर होता है किसका? पोटासियम नाइट्रेट. पोटासियम नाइट्रेट होता है KNO3. सल्फर, सल्फर होता है S, सिंबल होता है सल्फर का, प्लस
चारकोल, चारकोल क्या है? कार्बन ही होता है चारकोल, तो चारकोल के लिए हम सी लिखेंगे। तो ये जो मिक्सचर है पोटाशियम नाइट्रेट का प्लस सल्फर का प्लस चारकोल का, ये क्या कहलाता है बच्चों? गन पाउडर कहलाता है। ये इंपॉर्टेंट है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। ऑल सॉल्यूशंस आर मिक्सचर। हम सॉल्यूशन के बारे में हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, जितने भी सॉल्यूशन है वो सारे मिक्सचर हैं। सॉल्यूशन क्या है? होमोजीनियस मिक्सचर सॉल्यूशन कहलाते हैं, तो है तो वो एक टाइप के मिक्सचर। फॉर एग्जांपल हमने साल्ट सॉल्यूशन बनाया, सोल्ट इन वाटर, तो केमिकल कॉम्बिनेशन नहीं हुआ है, कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हुई, लेकिन एक मिक्सचर बन गया है। ब्राइन जो है, ब्राइन क्या होता है बच्चों? सोल्ट सॉल्यूशन को ब्राइन कहते हैं। NaCl वाटर में मिला देते हैं, 30% NaCl का सॉल्यूशन कहलाता है ब्राइन। तो ये आपको मिल्क यहाँ पे दिख रहा है, मिल्क मिक्सचर है किसका? वाटर होता है, मिल्क में फैट होता है, प्रोटीन होते हैं, शुगर होता है, मिनरल्स होता है, विटामिन होते हैं। दिस पिक्चर शोज फैट ग्लोब्स इन मिल्क एज सीन अंडर हाई पावर माइक्रोस्कोप। मिल्क में ग्लोबुलर प्रोटीन होती है, फैट होता है, जो ये आपको जो डायग्राम दिख रहा है ये प्रोटीन का है, हाई पावर माइक्रोस्कोप से देखा गया है मिल्क के अंदर। ओके बेटा, कुछ और एग्जाम्पल दे रखिए मिक्सचर का। अ मिक्सचर ऑफ कॉमन सॉल्ट सोडियम क्लोराइड इन वाटर ब्राइन कहलाता है। प्लीज नोट दैट वेरियस सब्सटेंस प्रेजेंट इन ए मिक्सचर आर नोन एज कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ मिक्सचर। जितने भी सब्सटेंस प्रेजेंट है मिक्सचर बनाने के लिए जिनका हमने यूज किया वो कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ मिक्सचर कहलाते हैं और कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने सोल्ट वाटर बनाया तो सोल्ट और वाटर क्या हो गए? कंस्टिट्यूएंट्स हो गए, कंपोनेंट हो गए मिक्सचर के। सम ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ मिक्सचर आर एयर, गन पाउडर, ब्रास, सोल्ट सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन, मिल्क, सी वाटर, इंक, कैरोसिन ऑयल, पेट्रोलियम, लाइम वाटर, पेंट, ग्लास, कोल, सोयल, वुड, ब्लड, स्टार्च सॉल्यूशन। बच्चों ये सारे किसके एग्जाम्पल है मिक्सचर के? सोप सॉल्यूशन, आयरन एंड सल्फर मिक्सचर, आयरन और सल्फर का मिक्सचर बनाते हैं, आयरन और सल्फर का। लेमनेड, लेमन वाटर बनाते हैं। विनेगर, विनेगर क्या होता है? एसिटिक एसिड का सॉल्यूशन वाटर में विनेगर कहलाता है। तो ये भी क्या है? मिक्सचर है। मड्डी वाटर, मड्डी रिवर वाटर भी मिक्सचर है। फ्लोर इन वाटर, गेहूं का आटा वाटर मिला दे वो भी मिक्सचर है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है MgOH होल ट्वाइस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, एसिडिटी कम करने के काम आता है। बटर, बटर भी मिक्सचर है। चीज, फेस क्रीम, सेविंग क्रीम, हेयर स्प्रे, स्मोक, फोग, मिस्ट, ये सारे क्या है बच्चों? मिक्सचर हैं। अब आगे हम मिक्सचर के टाइप के बारे में पढ़ेंगे। 2 टाइप के मिक्सचर के बारे में हम पढ़ेंगे। कौन कौन से बच्चों? होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ये नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू बेटा, हैव ए नाइस डे। Good morning students, this is Mona Yadav. So welcome again to our YouTube channel. So students, in our previous lecture we have discussed about how to France abolishes monarchy and becomes a republic. So in this video we are going to study class 9th history chapter 1st, the French Revolution, and this video is part 8 of this series. So in this lecture we will study about the reason of terror and death sentence of the Louis XVI, the king. Okay, so let's start now. So in the summer of 1792 the Jacobins planned. Yesterday we have discussed about the Jacobin club. Then students, 1792 समर में जैकोबिन्स ने प्लान किया कि जितने भी पेरिस के लोग हैं जो कि नाराज हैं एक तरह से महंगाई बढ़ने से या किसी तरह से जो फूड ग्रेन्स है उसके अभाव से, तो 1792 के समर में एक रिवोल्ट करने की प्लानिंग जो है वो की जैकोबिन्स ने। एंड 10 अगस्त, ऑन द मॉर्निंग ऑफ August 10, they stormed the palace of Tuileries, massacred the king's guards and held the king himself as hostage for several hours. तो उन्होंने क्या किया कि 10 अगस्त की सुबह को टुलेरी नामक जो पैलेस था, जो महल था राजा का, उस पे हमला कर दिया एंड राजा के जो कुछ गार्ड्स थे उनको एक तरह से मार दिया और खुद राजा को भी बंदी बनाए रखा कई घंटों तक। द किंग हिमसेल्फ एज होस्टेज फॉर सेवरल आवर्स, राजा को कई घंटों तक उन्होंने बंदी बनाए रखा, किडनैप किए रखा। सो लेटर द असेंबली वोटेड टू इम्प्रिजन द रॉयल फैमिली। अब बाद में नेशनल असेंबली ने
नेशनल असेंबली ने जो कुलीन परिवार था, शाही परिवार था, उसको जेल में डालने की प्लानिंग की। इलेक्शंस वर हेल्ड, इलेक्शंस किए गए, चुनाव करवाए गए राज्य में। तो फ्रॉम नाउ ऑन ऑल वुमेन ऑफ 21 ईयर्स एंड अबोव, तो अब से क्या होगा कि जितने भी जेंट्स हैं, चाहे उनके पास प्रॉपर्टी है या नहीं है, बट वो 21 ईयर्स से अबोव या 21 ईयर्स के हैं, तो उनको एक तरह से वोट डालने की जो राइट था वो दे दिया गया। मींस राइट टू वोट उनको दे दिया गया। द न्यूली इलेक्टेड असेंबली वाज कॉल्ड द कन्वेंशन। देन स्टूडेंट्स लिसन केयरफुली। नाउ एक नई असेंबली जो है इलेक्ट की गई और उसका नाम रखा गया कन्वेंशन। ठीक है। सो 21 सितंबर 1792 इट एबोलिश्ड द मोनार्की एंड फ्रांस वाज डिक्लेयर्ड ए रिपब्लिक। तो 21 सितंबर 1792 को मोनार्की सिस्टम को एबोलिश कर दिया गया। मींस राजा की राजशाही को पूरी तरह से हटा दिया गया, राजतंत्र को पूरी तरह खत्म कर दिया गया। एंड फ्रांस वाज डिक्लेयर्ड ए रिपब्लिक, और फ्रांस को रिपब्लिक के रूप में, गणतंत्र के रूप में घोषित कर दिया गया। सो इट इज नोन ए रिपब्लिक इज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर द पीपल इलेक्ट द गवर्नमेंट इंक्लूडिंग द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है। तो रिपब्लिक का मीन क्या होता है? एक गणतंत्र जो है गवर्नमेंट का वो रूप होता है, वो फॉर्म होती है रिपब्लिक, जिसमें सरकार और उसका जो हेड होता है, हेड ऑफ द गवर्नमेंट, उसको खुद पब्लिक चुनती है, पब्लिक उसके लिए वोटिंग करती है। सो देयर इज नो हेरिडिटरी मोनार्की। उसमें कोई भी वंशानुगत मीन्स ऐसा नहीं है कि भाई उन्हीं की फैमिली में से नेक्स्ट राजा जो है बनाया जाएगा या नेक्स्ट गवर्नमेंट बनाई जाएगी। नहीं, पूरा राजतंत्र जो है खत्म कर दिया गया, हेरिडिटरी मोनार्की को खत्म कर दिया गया। So try and find out about some other countries that are republics and investigate when and how they became so. तो कुछ ऐसे अलग कंट्रीज जो है जिनके बारे में आप पता लगा सकते हैं, इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं कि वो कब और कैसे रिपब्लिक बने। सो लुइस 16 was sentenced to death by a court on the charge of treason. अब लुइस 16 के साथ क्या हुआ ये आप ध्यान से सुनिए। जो कोर्ट था उसने लुइस 16 को एक तरह से फांसी की सजा जो है सुना दी, मौत की सजा सुना दी गई उसको देशद्रोही के आरोप में। ट्रीजन मींस देशद्रोह के आरोप में। ही वॉज एग्जीक्यूटेड पब्लिकली एट द प्लेस डी ला कॉन्क्रोड ऑन 21 जनवरी 1793। 21 जनवरी 1793 को उसको फांसी पे लटका दिया गया। एंड द क्वीन मैरी एंटोइनेट मेट विद द सेम फेट शॉर्टली आफ्टर। कुछ टाइम के बाद ही रानी मैरी एंटोइनेट के साथ भी ऐसा ही किया गया, जो कि राजा की वाइफ थी रानी एंटोइनेट। देन उसके साथ भी कुछ ऐसा ही किया गया। सो एक तरह से राजा और रानी की कहानी जो है अब खत्म हो चुकी थी। सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट आवर नेक्स्ट टॉपिक 3.1 द रीजन ऑफ टेरर। सो द पीरियड फ्रॉम 1793 टू 1794 is referred to as the reign of terror. Then students, after the death of the king, this period is known as 1793 to 1794 is known as the reign of terror, means आतंक का डर। तो ये जो टाइम पीरियड था ये एक आतंक राज के नाम से जाना गया, रीजन ऑफ टेरर के नाम से। रोबेस्पियर फॉलोड ए पॉलिसी ऑफ सेवर कंट्रोल एंड पनिशमेंट। तो जो मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर थे उन्होंने एक तरह से कंट्रोल और पनिशमेंट की एक कठोर नीति अपनाई, दंड की। एंड ऑल दोज whom he saw as being enemies of the source republic, ex-nobles and clergy, members of their political parties, even members of his own party who did not agree with his methods were arrested, sent to prison and then tried by a revolutionary tribunal. ठीक है। तो रोबेस्पियर क्या करता था कि जितने भी रिपब्लिक के जो एक एनिमीज थे, जिसमें चाहे चर्च के लोग थे या जो एक तरह से उसकी पार्टी के खुद के लोग थे, नोबल्स थे, क्लर्जी थे, या अदर पॉलिटिकल पार्टीज के मेंबर्स थे, या उसकी खुद की पार्टी के मेंबर्स थे। ठीक है। उन सभी को गिरफ्तार कर लेता था, जो भी उसके अगेंस्ट बोलते थे, जो भी उसके फेवर में नहीं होते थे, वर अरेस्टेड, उनको अरेस्ट किया जाता था। एंड सेंट टू प्रिजन एंड देन ट्राइड बाय रिवोल्यूशनरी ट्रिब्यूनल। तो उसमें उनको गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया और क्रांतिकारी एक तरह से कोर्ट के द्वारा उन पर मुकदमे भी चलाए गए। They were guillotined if court found them guilty, और फिर उनको गिलोटिन पे चढ़ा दिया जाता था, उनका सिर कलम कर दिया जाता था अगर कोर्ट किसी को भी दोषी पाता था। अब गिलोटिन क्या था? द गिलोटिन इज ए डिवाइस कंसिस्टिंग ऑफ 2 poles एंड ए ब्लेड विद विच ए पर्सन इज beheaded। गिलोटिन क्या था कि 2 खंभों के बीच में लटकती एक आरे वाली मशीन थी, ठीक है, जिसके ऊपर
दोषी जो होता था, गिल्टी जो पाया जाता था, उसका सिर रखा जाता था और उसको धड़ से अलग कर दिया जाता था. सो इट वॉज नेम्ड आफ्टर डॉक्टर गिलोटिन हु इन्वेंटेड इट. इसका नाम डॉक्टर गिलोटिन के नाम से पड़ा, जो रखा गया, जिसने इसका आविष्कार किया था. रोबेस्पियर्स गवर्नमेंट इशूड लॉज प्लेसिंग ए मैक्सिमम सीलिंग ऑन वेजेस एंड प्राइसेस. मीट एंड ब्रेड were rationed. Peasants were forced to transport their food grains to the cities. अब रोबेस्पियर गवर्नमेंट जो थी, इसने कानून के द्वारा मजदूरी और कीमतों की जो है अधिकतम जो सीमा थी, मीन मैक्सिमम रेंज जो है वो निर्धारित कर दी. जो रोटी थी, अपना मीट था, उसको एक तरह से राशनिंग कर दी गई उसकी, और किसानों को अपना अनाज शहरों में ले जाकर, Peasants were forced to transport their food grains. जो किसान थे उनको अपना अनाज शहरों में ले जाकर सरकार द्वारा जो फिक्स की गई थी कुछ प्राइस, उसके ऊपर बेचने के लिए मजबूर किया गया. फूड ग्रेन्स टू द सिटीज एंड सेल इट एट प्राइसेस फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट. मीन सरकार ने जो एक तरह से फिक्स किया था प्राइस, उसके ऊपर बेचने के लिए मजबूर किया गया. द यूज ऑफ मोर एक्सपेंसिव व्हाइट फ्लोर वॉज फॉरबिडन. एंड साथ में जो महंगा सफेद आटा था उसका यूज करने के ऊपर रोक लगा दी गई. ऑल सिटीजन्स वर रिक्वायर्ड टू ईट द पेन डिगेलाइट इक्वलिटी ब्रेड, ए लोफ मेड ऑफ वोल व्हीट. अब सभी नागरिकों को जो साबुत गेहूं से बनी रोटी थी और समानता का जो प्रतीक समझी जाती थी, मीन्स इक्वलिटी का सिंबल जो समझी जाती थी, वो उसका नाम था एक तरह से समता रोटी या फिर लोफ, अपना इक्वालिटी ब्रेड. ठीक है, वो खाने के ऊपर मजबूर कर दिया गया. इक्वालिटी वॉज ऑल्सो सोट टू बी प्रैक्टाइज्ड थ्रू फॉर्म्स ऑफ स्पीच एंड एड्रेस. बोलचाल में भी बराबरी का आचार व्यवहार लागू करने के प्रयास किए गए. एंड इंस्टेड ऑफ द ट्रेडिशनल मॉन्सर, सर एंड मैडम, ऑल फ्रेंच मैन एंड वुमेन वर हैंसफोर्थ सितोयन एंड सितोयनी सिटीजन. तो एक तरह से जो सभी फ्रांसीसी जेंट्स एंड लेडीज थे, मैन एंड वुमेन थे, उनको ट्रेडिशनल मॉन्स्यूर, जैसे उनको मॉन्स्यूर कहा जाता था, तो उसको सर मीन्स महाशय एंड मदाम मीन्स मैडम, महोदया के इस स्थान पर सितोइन एंड सितोइन नाम से एड्रेस किया जाने लगा. मीन्स सितोयन एंड सितोइन मीन्स नागरिक एंड नागरिका. ओके, तो इससे संबोधित किया जाने लगा. इससे गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी? होपफुली आप सभी घर पे ठीक ठाक होंगे. मैं रोहित सर आज आपको द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ की नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस करवाऊंगा, और ये जो सारे क्वेश्चंस हैं ये डिफरेंशिएट बेस होंगे और आपको ये सारे अच्छे से समझ में भी आएंगे. चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से. पहला क्वेश्चन है हमारा कि हाउ वी कैन डिफरेंशिएट द प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल. तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि प्रोकैरियोटिक सेल का जो साइज होता है वो जनरली क्या होता है, बहुत ही छोटा होता है, स्मॉलर होता है यूकैरियोटिक सेल के कंपैरिजन. इनका जो साइज है वो होता है 1 to 10 माइक्रोमीटर. ये जो आपको म्यू एम नज़र आ रहा है, जो इस प्रकार से, इसको हम बोलते हैं माइक्रोमीटर. म्यू एम है ना, तो माइक्रोमीटर बोलेंगे. और यूकैरियोटिक सेल की अगर हम बात करते हैं तो इनका जो साइज है वो प्रोकैरियोटिक सेल से क्या होता है, प्रोकैरियोटिक सेल के कंपैरिजन बड़ा होता है. इनका जो साइज है लगभग 5 to 100 माइक्रोमीटर होता है. वहीं प्रोकैरियोटिक सेल की अगर हम बात करें तो इनके अंदर जो मेम्ब्रेन बाउंड जो ऑर्गेनेलीज होती हैं वो क्या होती हैं, एब्सेंट होती हैं. मतलब द मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज इज टोटली एब्सेंट इन द प्रोकैरियोटिक सेल, बट इन द केस ऑफ द यूकैरियोटिक सेल्स द मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट. प्रोकैरियोटिक सेल की अगर बात करें तो इसमें क्रोमोजोम क्या होता है, सिंगल होता है. और वहीं यूकैरियोटिक सेल के अंदर एक क्रोमोजोम से ज़्यादा क्रोमोजोम क्या है, पाए जाते हैं. वहीं न्यूक्लियर रीजन की अगर हम बात करें प्रोकैरियोटिक सेल का तो वो वेल डिफाइंड नहीं होता है और हम उसको कहते हैं न्यूक्लियोइड. और वहीं यूकैरियोटिक सेल की अगर हम बात करते हैं तो इनका जो न्यूक्लियर रीजन होता है वो वेल डिफाइंड होता है और नॉर्मली हम क्या कहते हैं, उसको न्यूक्लियस कहते हैं. तो ये समझ में आ गया कि प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल को किस प्रकार से डिफर करते हैं. साइज के आधार पर प्रोकैरियोटिक का छोटा होता है, यूकैरियोटिक का बड़ा साइज होता है. मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज के आधार पर प्रोकैरियोटिक में नहीं होते हैं, यूकैरियोटिक सेल में होते हैं. क्रोमोजोम सिंगल होता है प्रोकैरियोटिक में, यूकैरियोटिक में एक से ज़्यादा होते हैं. वहीं न्यूक्लियर रीजन
न्यूक्लियोइड की फॉर्म में होता है प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर, वेल डिफाइंड नहीं होता है इसमें। लेकिन यूकैरियोटिक सेल में क्या होता है कि जो न्यूक्लियस है वेल डिफाइंड होता है, मतलब न्यूक्लियर रीजन इज वेल डिफाइंड और न्यूक्लियस की फॉर्म में पाया जाता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पर है। डिफरेंशिएट बिटवीन द ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन। आपको ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन के बीच में क्या बताना है, डिफरेंस बताना है। तो ऑस्मोसिस क्या है? द ऑस्मोसिस इन्वॉल्व्स द मूवमेंट ऑफ द सॉल्वेंट फ्रॉम ए लोअर कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट टू ए हायर कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट। इसको हम इस प्रकार से भी कह सकते हैं, द ऑस्मोसिस इन्वॉल्व्स द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स फ्रॉम हायर कंसेंट्रेशन टू द लोअर कंसेंट्रेशन। लेकिन सॉल्यूट के कंपैरिजन अगर देखें तो सॉल्यूट के कंपैरिजन अगर हम देखते हैं तो जहाँ पर सॉल्यूट की कंसेंट्रेशन ज़्यादा होती है और जहाँ पर कम होती है तो उस डायरेक्शन में क्या है भाई, सॉल्वेंट अपनी मूवमेंट करता है, वो ऑस्मोसिस कहलाता है। और वहीं अगर डिफ्यूजन की बात करते हैं तो यहाँ पर ये जो मूवमेंट है मॉलिक्यूल्स की वो केवल हायर कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन की तरफ ही होती है। ऑस्मोसिस में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन जब डिफ्यूजन की बात करते हैं तो इनके अंदर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की आवश्यकता नहीं होती। यहाँ एग्जाम्पल दे रखा है कि अगर मान लीजिए हम सूखे किशमिश अगर पानी के अंदर डालते हैं तो वो पानी के अंदर फूल जाते हैं। क्यों फूल जाते हैं? क्योंकि वहाँ पर क्या होता है, ऑस्मोसिस होता है। और वहीं डिफ्यूजन प्रोसेस की बात करें तो क्या है कि जो लीव्स हैं या अगर हम कहें कि जो ऑक्सीजन है वो हम क्या करते हैं, इनहेल करते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, एक्सहेल करते हैं। तो नॉर्मली ये जो चीज़ होती है, जो ये एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है, ये डिफ्यूजन प्रोसेस के तहत होता है। तो क्या समझे ऑस्मोसिस को? द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स फ्रॉम द हायर कंसेंट्रेशन टू द लोअर कंसेंट्रेशन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस, और वो भी किसके थ्रू ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। और डिफ्यूजन प्रोसेस की अगर हम बात करें, द मूवमेंट ऑफ एनी सब्सटेंसेज लाइक ए सॉलिड, लिक्विड और गैसेज फ्रॉम द हायर कंसेंट्रेशन टू द लोअर कंसेंट्रेशन इज कॉल्ड ए डिफ्यूजन। और डिफ्यूजन में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की आवश्यकता नहीं होती। गैसेज का एक्सचेंज होना डिफ्यूजन प्रोसेस होता है। वहीं ऑस्मोसिस की अगर हम बात करें, अगर मान लीजिए हम सूखे किशमिश पानी के अंदर डालते हैं तो वो किशमिश क्या हो जाती है, फूल जाती है। फूलना क्या है, इसका मतलब वहाँ पर क्या हुआ है, ऑस्मोसिस हुआ है। क्वेश्चन नंबर 13, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे कि हाउ वैक्यूल्स इन प्लांट सेल्स डिफर फ्रॉम दोज इन एनिमल सेल्स। किस प्रकार से जो वैक्यूल्स हैं प्लांट सेल के अंदर एनिमल सेल के वैक्यूल से डिफर करते हैं। तो प्लांट वैक्यूल की अगर हम बात करें तो उसका साइज क्या होता है, बहुत ही बड़ा होता है एज कंपेरिजन टू द एनिमल वैक्यूल्स। और एनिमल वैक्यूल्स का साइज क्या होता है, बहुत ही छोटा होता है। नॉर्मली प्लांट वैक्यूल का मेन फंक्शन होता है कि ये क्या करते हैं, जितना भी वैक्यूल के अंदर जो स्टोर करने का काम करते हैं। द मेन फंक्शन ऑफ प्लांट वैक्यूल इज टू स्टोर प्लांट सेप एंड कंटेन द टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी ऑफ द प्लांट सेल। मतलब ये फूड को स्टोर करने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। वहीं एनिमल वैक्यूल्स की अगर मैं बात करूं तो ये क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट्स, आयंस और वाटर को स्टोर करने का काम करते हैं। तो बच्चों फिर दोबारा से समझ लें, प्लांट वैक्यूल की अगर बात करते हैं तो इनका साइज क्या होता है, बड़ा होता है। और एनिमल वैक्यूल की बात करें तो इनका साइज क्या होता है, छोटा होता है। प्लांट वैक्यूल का मेन फंक्शन होता है कि ये क्या कराते हैं, प्लांट सेप को स्टोर करने का काम करते हैं और साथ में रिजिडिटी, टर्जिडिटी को मेंटेन करते हैं। प्लांट की जो स्ट्रेंथ है उसको प्रोवाइड करने में ये हेल्प करते हैं। वहीं एनिमल वैक्यूल्स की बात करें तो ये केवल न्यूट्रिएंट, आयन और वाटर को ही क्या करते हैं, स्टोर करने का काम करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एनिमल सेल और प्लांट सेल के बीच में क्या डिफरेंस है। तो अगला जो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आप अच्छे से देख पा रहे होंगे। यहाँ पर प्लांट सेल और एनिमल सेल में बहुत सारे बच्चे इसका सही जवाब दे पाएंगे, क्योंकि आपने ये प्रीवियस क्लासेस के अंदर आप इसको अच्छे से पढ़ चुके हैं। तो प्लांट सेल की बात करें तो प्लांट सेल का जो साइज होता है वो क्या होता है, बड़ा होता है। वहीं एनिमल सेल का जो साइज है वो बहुत ही छोटा होता है। प्लांट सेल की अगर बात करें तो सेल मेम्ब्रेन के चारों तरफ क्या होती है भाई, सेल वॉल प्रेजेंट होती है। लेकिन एनिमल सेल के अंदर क्या है भाई, सेल वॉल एब्सेंट होती है। प्लास्टिड प्लांट सेल के अंदर पाए जाते हैं क्लोरोप्लास्ट की फॉर्म में, जिसकी वजह से प्लांट ग्रीन कलर के नजर आते हैं। वहीं एनिमल सेल के अंदर प्लास्टिड क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। वैक्यूल की बात करें तो प्लांट सेल में जो वैक्यूल होता है उसका साइज बड़ा होता है और वहीं एनिमल सेल में वैक्यूल का साइज क्या होता है, छोटा होता है। सेंट्रियोल्स की बात करें तो प्लांट सेल में एब्सेंट होते हैं और वहीं सेंट्रियोल्स क्या है, एनिमल सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन पर है कि आपको राइबोसोम और लाइसोसोम्स के बीच में क्या बताना है, डिफरेंस बताना है।
राइबोसोम और लाइसोसोम के बीच में जब हम डिफरेंस करेंगे तो राइबोसोम का आपको पता होना चाहिए कि इससे स्मॉल सर्कुलर पार्टिकल्स होते हैं और नॉर्मली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस के ऊपर अटैच्ड होते हैं। और वहीं लाइसोसोम्स की बात करते हैं तो लाइसोसोम्स क्या होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज होती हैं, लेकिन ये साइटोप्लाज्म के अंदर पाई जाती है। राइबोसोम का मेन फंक्शन क्या है, ये प्रोटीन बनाने में हेल्प करते हैं। वहीं लाइसोसोम्स क्या करते हैं, इनके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो क्या करते हैं, सेल के अंदर जो अनवांटेड सब्सटेंसेस हैं उनको डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। तो ये बात समझ में आ गई होगी सभी बच्चों को कि राइबोसोम्स और लाइसोसोम्स में क्या डिफरेंस है। राइबोसोम्स क्या होते हैं, छोटे होते हैं, सर्कुलर होते हैं, नॉर्मली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर अटैच्ड होते हैं। वहीं लाइसोसोम्स की बात करें तो ये मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज होती हैं, सिंगल लेयर होती है इनकी, और नॉर्मली ये साइटोप्लाज्म के अंदर पाए जाते हैं। राइबोसोम्स प्रोटीन बनाने में हेल्प करते हैं और वहीं लाइसोसोम्स के अंदर क्या होता है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो सेल के अंदर जो अनवांटेड सब्सटेंसेस हैं उनको डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। तो बेटा ये थे इंपॉर्टेंट 5 डिफरेंसेस। तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। कोशिश ये करनी है कि कम से कम 2 या 3 बार आप इस वीडियो को देखें, और अगर अच्छी लगेगी तो कोशिश करें इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। हमारा मेन मोटिव ये है कि सारे क्वेश्चन जो आपको कराए जा रहे हैं वो आप सभी को आने चाहिए। तो कल फिर मुलाकात करेंगे आपसे बच्चों। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम करेंगे पार्ट पहले के प्रश्न उत्तर। तो पहला प्रश्न है इसमें, काजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती थी। तो उत्तर आएगा, वे पशु भी कैदी हो ही थे, यह देखने के लिए कि उनमें से कोई भाग नहीं गया हो, उनकी हाजिरी ली जाती थी। कि काजी हाउस में जो पशु कैद थे उनकी हाजिरी यानी सुबह उनको देखा जाता था कि कितने पशु हैं। तो ये इस कारण से था कि क्योंकि वो सभी कैदी थे और ये देखने के लिए कि उनमें से कोई भाग तो नहीं लिया गया है, इसलिए उनकी हाजिरी ली जाती थी। छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ आया था। इस बच्ची की मां मर गई थी, सौतेली मां उस पर अत्याचार करती थी। इन बैलों पर भी अत्याचार होते देखकर उसके मन में बैलों के प्रति प्रेम उमड़ आया। कि जो छोटी बच्ची थी भैरों की, वो उन बैलों को रोटी खिलाती थी, तो उनका उसके प्रति प्रेम का कारण क्या था कि जो छोटी बच्ची थी उसकी सौतेली माँ भी उस पर अत्याचार करती थी, उसको मारती थी, और बैलों पर भी अत्याचार होता था। इसी कारण से उसका बैलों के प्रति प्रेम उमड़ आया। तीसरा प्रश्न, कहानी में बैलों के माध्यम से कौन कौन सी नीति विषयक मूल्य उभर कर आए हैं। तो कहानी में बैलों के माध्यम से जो नीति विषयक उभर कर आए वो हैं, प्रेम करने वाले स्वामी के प्रति वफादारी, जिस प्रकार से हीरा और मोती की थी। अन्याय अत्याचार का डटकर विरोध करना, स्वतंत्रता के लिए सदा प्रयास करना, स्वयं कष्ट सहकर भी साथियों को मुक्त कराना, महिलाओं पर हमला न करना, कभी हिम्मत न हारना। तो इसके अंदर ये नीतिपरक मूल्य हैं कि प्रेम करने वाले स्वामी के प्रति वफादारी, अन्याय और अत्याचार का डटकर विरोध करना, स्वतंत्रता के लिए सदा प्रयास करना, स्वयं कष्ट सहकर भी साथियों को मुक्त कराना, महिलाओं पर हमला न करना, कभी हिम्मत न हारना। आगे है, प्रस्तुत कहानी में प्रेमचंद ने गधे की किन स्वभावगत विशेषताओं को उसके आधार पर उसके प्रति रूढ़ अर्थ मूर्ख का प्रयोग न करके नए अर्थ की ओर संकेत किया है। कि पाठ में ये कह रहे हैं कि जो गधा है वो मूर्ख होता है, लेकिन इस पाठ में उसको मूर्ख न कहकर जो साधु संत कहा है उसका क्या कारण है। तो प्राय मूर्ख को गधा कहा जाता है क्योंकि गधे को मूर्ख पशु माना जाता है, पर लेखक ने उसे शांत, सहिष्णु और सुख दुख और लाभ हानि में समान भाव वाला माना है और उसकी तुलना ऋषि मुनियों के स्वभाव से की है। तो किन विशेषताओं के कारण है उसकी, कि शांत, सहिष्णुता और सुख दुख में, लाभ हानि में वो एक जैसा समान रहता है, इसी कारण से उसकी तुलना है जो ऋषि मुनियों से की है। आगे है, किन घटनाओं से पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी। तो दोनों को एक दूसरे के भावों और विचारों की समझती थी। जो घटनाएं हैं वो निम्नलिखित हैं कि दोनों को एक दूसरे के भावों और विचारों की समझ थी। दूसरा, हल या गाड़ी खींचते हर एक की चेष्टा होती थी कि अधिक भार उसी के कंधे पर हो, इससे पता चलता है। तीसरा है इसमें कि हल से खुलने पर दोनों एक दूसरे को चाट कर थकान मिटाते थे। चौथा, दोनों साथ ही चारा भूसा खाते, एक मुंह हटा लेता तो दूसरा भी हटा लेता। पांचवा है, दोनों मिलकर निर्णय लेते कि एक दूसरे की हिम्मत बढ़ाते। काजी हाउस से मुक्त हो गया था, काजी हाउस में एक मुक्त हो गया था, पर दूसरे ने बंधे रहने से उसने भी उसके साथ रहने का निर्णय लिया, इसके मार भी सही। ऐसी अनेक घटनाएं हैं जिनसे पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती
थी। आगे है, लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है, यह भूल जाते हो हीरा के इस कथन के माध्यम से स्त्री के प्रति प्रेमचंद के दृष्टिकोण को स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर आएगा इसमें, लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है, हीरा के इस कथन के माध्यम से पता चलता है कि प्रेमचंद नारी जाति का अत्यंत सम्मान करते थे। वह त्याग, दया, ममता, सहनशीलता का जीता जागता उदाहरण है। विपरीत परिस्थितियों में यदि नारी में क्रोध जैसा भाव आ भी जाते हैं तो इससे उसकी गरिमा कम नहीं हो जाती और न ही उसके सम्मान में कमी आ जाती है। लेखक यह भी कहना चाहता है कि जब पशु भी नारी जाति का सम्मान करते हैं तो मनुष्य को नारी जाति का सम्मान हर स्थिति में करना चाहिए। नेक्स्ट है, किसान जीवन वाले समाज में पशु और मनुष्य के आपसी संबंधों को कहानी में किस तरह व्यक्त किया गया है। तो कृषक जीवन वाले समाज में पशु और मनुष्य का गहरा संबंध है। वे एक दूसरे के आश्रित हैं, यानी वे एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। किसान को हल चलाने, गाड़ी ढोने के लिए बैल चाहिए और बैलों को ताकतवर बनाए रखने के लिए उन्हें अच्छा चारा दाना भी मिलना जरूरी है। कहानी में इन दोनों संबंधों को स्पष्ट दिखाया गया है। जूरी बैलों को प्यार करता है और बैल भी बढ़ चढ़कर उसका काम करते हैं। दूसरी ओर गया बैलों से काम तो लेना चाहता है पर उन्हें पर्याप्त भोजन नहीं देता तो बैल भी उसके पास से भाग जाते हैं। तो संबंध बताया है कि पशु को किसान की आवश्यकता है और किसान को पशु की आवश्यकता है। कि किसान को अपना काम कराने के लिए बैल चाहिए, लेकिन बैलों को भी तो ताकतवर खाने के लिए अच्छा भोजन चाहिए। तो जूरी उनको अच्छा भोजन देता था, इसीलिए वो बैल थे वो उसके पास में रहते थे, और गया उनको भोजन नहीं देता था, इसीलिए वो उनके पास से भाग आते हैं। नेक्स्ट है, इतना तो हो ही गया कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई, वे सब तो आशीर्वाद देंगे। मोती के इस कथन के आलोक में उसकी विशेषता बताइए। तो उत्तर है कि मोती का ये कथन है, उसकी विशेषता है, इतना तो हो ही गया कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई, वे सब तो आशीर्वाद देंगे। मोती के इस कथन से पता चलता है कि वह परोपकारी स्वभाव वाला प्राणी है। वह बाड़े की कच्ची दीवार को तोड़कर 9-10 प्राणियों को भगाता है ताकि उनकी जान बच जाए। मोती सच्चा मित्र है, वह हीरा को अकेला छोड़कर नहीं जाता और वह आशावादी भी है। उसे विश्वास है कि ईश्वर उसकी जान अवश्य बचाएंगे। कि वो कहता है कि इतना तो हो ही गया कि जो जानवर जिनकी जान बचाई वो तो आशीर्वाद देंगे। तो वो एक तरह से उसके अंदर आशावादी भावना है, परोपकार की भावना है उसके अंदर। प्रश्न है, आशय स्पष्ट कीजिए। अवश्य ही उनमें कोई एक गुप्त शक्ति, ऐसी गुप्त शक्ति है जिससे जीवों की श्रेष्ठता का दावा करने वाले भी वंचित हैं। तो इस पंक्ति का क्या भाव है कि हीरा मोती पशु होते हुए भी एक दूसरे के मन के भाव को समझ लेते हैं। इस पर लेखक लिखता है कि शायद उनके पास में ऐसी कोई गुप्त शक्ति है जो मनुष्य श्रेष्ठ जीव होने का भी दावा करता है, पर उसे नहीं मालूम कि पशु एक दूसरे की भावनाओं को कैसे समझ लेते हैं। कि मनुष्य को लगता है कि हम आपस में बात करके अपनी बातें बता देते हैं, लेकिन पशुओं में भी एक ऐसी शक्ति होती है जिससे वो अपनी बातें दूसरे को समझा देते हैं। स्वयं मनुष्य को पशुओं की शक्ति के बारे में कोई ज्ञान नहीं है, वह इस शक्ति से वंचित है। नेक्स्ट है, उस एक रोटी से उनकी भूख तो के शांत होती पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल जाता। तो ये गया के घर में हीरा मोती पर अत्याचार होता था, उसे अच्छा भोजन नहीं मिलता था। गया की भतीजी रात को 2 रोटियां लाकर चुपके से दोनों को खिला देती। बैल के लिए एक रोटी पर्याप्त नहीं थी, अतः भूख कम नहीं हो सकती थी, पर यह जानकर उन्हें खुशी होती थी कि इस घर में एक बालिका था, उसे प्यार करती, यही कारण उनके हृदय का भोजन था। कि जो पशु थे वो उनको रोटी, इतने बड़े बैल थे, उनके 2 रोटियों से क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन उन्हें ये लगता था कि इस घर में भी हमसे कोई प्यार करने वाला है, इसलिए उनको मन को उससे शांति मिलती थी। लास्ट प्रश्न है, गया ने हीरा मोती के दोनों बार सूखा भूसा खाने के लिए दिया क्योंकि। उत्तर आएगा इसमें, वह हीरा मोती के व्यवहार से बहुत दुखी था। तो आपको सभी प्रश्न उत्तर बेटा नोटबुक में नोट करने हैं। थैंक यू। Good morning dear students, welcome in English of 9th class. I am Irlal sir from MLP International School Rajpura, and now in this video we are going to discuss the question answer of lesson number 6, the long question of lesson number 6, my childhood. So let us see on the screen beta, and now we are going to start long answer type question. देखिए
Answer the following questions in 80 and 100 words each. What is the first question? First question मैं पढ़ने जा रहा हूँ आपके लिए. Now the first question is, in fact, इन्वर्टेड कोमा से स्टार्ट है, कोमा है यहाँ पर. I would say mine was a very secure childhood. APJ अब्दुल कलाम कहते हैं भाई मेरा बचपन जो था वो बड़ा ही सुरक्षित था, बोथ मेटीरियली यानी भौतिक रूप से एंड इमोशनली और भावनात्मक रूप से. हाउ डू यू फाइंड द अर्ली चाइल्डहुड ऑफ APJ अब्दुल कलाम? आपको APJ अब्दुल कलाम का जो बचपन है वो आपने लेसन पढ़ा तो कैसा निकलता है? हाउ डिड हिज पेरेंट्स इन्फ्लुएंस इट? और उसके बचपन को APJ अब्दुल कलाम के माता पिता ने कैसे प्रभावित किया? तो हम सभी ने जाना है, उसने भी बताया है कि उसके माता पिता जो थे वो हैंडसम थे, ब्यूटीफुल थे और लंबे थे, लेकिन वो एक सीधा साधा सा बच्चा था. उसकी माँ बड़ी ही, जिसका नाम आशियामा था, वो बहुत से बच्चों को बाहर वालों को खाना खिलाती थी. तो काइंडनेस, फेथ इन गुड इत्यादि ये चीज़ें वो यहाँ पर बताता है और हर चीज़ उसके पापा जो है वो उसको अवेलेबल कराते हैं. तो आइए देखिए आंसर में क्या है. आंसर स्टार्ट करते हैं. APJ अब्दुल कलाम was born in middle class Tamil family in Rameshwaram. His father Jalaluddin was not formally educated and he was not very rich. देखो कितनी सरल भाषा में यहाँ पर आपको बताया गया है. APJ अब्दुल कलाम का जन्म जो है मध्यम वर्गीय परिवार, तमिल परिवार रामेश्वरम में हुआ. उसके पापा जलालुद्दीन जो थे वो औपचारिक रूप से एजुकेटेड नहीं थे, यानी वो शिक्षित नहीं थे. एंड ही वॉज नॉट वेरी रिच, और ना ही वो बड़े अमीर थे. यट ही वॉज वर्ल्डली वाइज एंड ही पोजेस इनिट विजडम. यट यानी फिर भी ये बताया गया है बेटा उसे शाब्दिक ज्ञान बहुत अधिक था और वो बहुत अधिक बुद्धिमान थे. His simple and strict father used to avoid all inessential comforts and luxuries. उसके जो सामान्य और सख्त मिजाज के जो पापा जो थे, जो बेटा सभी अनावश्यक ऐश आराम की चीज़ों से बचा करते थे. जब चैप्टर मैंने कराया तो उस वक्त मैंने आपको बताया था अनावश्यक आराम की चीज़ें, जैसे हमारा काम पंखे से चल रहा है तो हम कूलर की डिमांड ना करें, और पेड़ की छाया से चल रहा है तो हम बड़े मकान की डिमांड ना करें. ऐसे ऐशो आराम की जीवन से वो बचा करते थे. बट ही वुड सी दैट ऑल द नेसेसिटीज लाइक फूड, मेडिसिन्स और क्लोथ्स वर प्रोवाइडेड टू हिज फैमिलीज मेंबर. परंतु ही वुड सी, वो देखता था कि जो आवश्यक चीज़ें हैं, जैसे कि भाई भोजन हो गया बेटा, दवाइयाँ हो गई, कपड़े हो गए, ये सभी सदस्यों को प्रोवाइड कराए जाते थे. ही ग्लैडली अलाउ अब्दुल कलाम टू गो रामनाथपुरम फॉर हायर स्टडी. बड़ी खुशी पूर्वक उसने APJ अब्दुल कलाम को रामनाथपुरम उच्च शिक्षा के लिए भेज दिया था. हिज मदर वॉज वेरी जेनरस इन फीडिंग द गेस्ट. उसकी माँ जो थी बड़ी ही, हम कहेंगे, उदारवादी थी मेहमानों को भोजन कराने में. स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था. शी वुड नरेट इवेंट फ्रॉम रामायण एंड लाइफ ऑफ प्रोफेट टू हर चिल्ड्रन. वो रामायण से घटनाओं को लेकर और पैगंबरों के जीवन से संबंधित अपने बच्चों को रात को कहानियाँ सुनाती थी, अच्छे संस्कार डालने के लिए. अब्दुल कलाम इनहेरिटेड फेथ इन गुडनेस. ये आगे देखो यहाँ पर, अब्दुल कलाम को विरासत में अच्छाई में विश्वास एंड डीप काइंडनेस फ्रॉम हिज मदर, और गहरी दयालुता अपनी माँ से ही प्राप्त हुई. दस हिज चाइल्डहुड वाज सिक्योर बोथ
materially and emotionally। इसलिए उसका बचपन दोनों ही रूप से, यानी भौतिक रूप से और भावनात्मक रूप से सिक्योर था। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। 2 ही क्वेश्चन बेटा आप लोगों ने करने हैं। Why do you think the new teacher not only regretted his behavior but was also ultimately reformed? आप ऐसा क्यों सोचते हो उसके जो नए अध्यापक आए केवल उसने अपने व्यवहार पर ही पश्चाताप नहीं किया बल्कि उसने अपने आप को सुधार भी लिया? हाउ दिस हैपन, कैसे घटित हुआ? आंसर हमारे पास है। When Abdul Kalam was in 5th standard at रामेश्वरम एलिमेंट्री स्कूल, जब एपीजे अब्दुल कलाम जो थे रामेश्वरम में 5वीं कक्षा के स्टैंडर्ड में पढ़ते थे, ए न्यू टीचर केम टू देयर क्लास, एक नया अध्यापक उनकी कक्षा में आया, वेयरिंग ए कैप विच मार्क्ड हिम एज मुस्लिम, भाई टोपी पहनता था जो उसे मुस्लिम बताता कलाम को। कलाम ऑलवेज यूज टू सिट इन फ्रंट रो नेक्स्ट टू रामानंद शास्त्री। रामानंद शास्त्री जो थे सामने वाली रो में, बिल्कुल रामानंद शास्त्री बगल में बैठते थे। हु वोर द स्कारड थ्रेड, जो एक जनेऊ पहना करते थे। द न्यू टीचर कुड नॉट टॉलरेट ए हिंदू प्रिस्ट सन सिटिंग विद ए मुस्लिम बॉय। ये लाइन आप समझ गए हो। अब्दुल कलाम वाज आस्क्ड बाय द टीचर टू गो एंड सिट ऑन द बैक बेंच। अब्दुल कलाम ने कहा जाओ पीछे बैठो। बोथ रामानंद शास्त्री एंड अब्दुल कलाम फेल्ट वेरी सैड, दोनों को बहुत दुख हुआ। आफ्टर स्कूल they told the incident to their respective parents. Lakshmana Shastri, father of Ramanand Shastri, summoned the teacher and told him not to spread the poison of communal intolerance in the mind of innocent children. Full stop है। He asked the teacher either to apologize or quit the school and Rameshwaram constantly realizing his mistake, the teacher was ultimately reformed। ये हमारा आंसर कंप्लीट हो गया बेटा। दोनों को आप है अपनी नोटबुक में बिल्कुल एक फेयर हैंड राइटिंग में आप कर लेंगे। थैंक यू। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेसन के साथ। Hello students, good morning everyone. This is Jyoti ma'am, your maths teacher. Let's start today our maths class. Chapter 13, surface area and volume. Exercise 13.1. Question number 3 करेंगे आज। The floor of a rectangular hole has a parameter 250. जो rectangular hole है उसके floor का parameter given है 250. If the cost of painting the 4 walls at the rate of rupees 10 per meter square, जो 4 wall है उनके ऊपर जो cost है पेंटिंग की वो 10 मीटर स्क्वायर के लिए ₹15,000 है। फाइंड द हाइट ऑफ द होल। हाइट फाइंड करनी है हमें। सबसे पहले हमें क्वेश्चन में गिवन क्या है, पैरामीटर गिवन है रेक्टेंगुलर होल का। पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर होल, रेक्टेंगुलर वॉल इक्वल्स टू, पैरामीटर रेक्टेंगल क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी इक्वल टू क्या गिवन है 250 मीटर। इक्वेशन फर्स्ट। अब हमें जो एरिया कोस्ट गिवन हो 10 मीटर स्क्वायर पर गिवन है ₹10 पर मीटर, तो हमें एरिया ऑफ 4 वॉल्स, एरिया ऑफ 4 walls of the room equals to total cost to paint walls of the room upon में cost of paint 1 meter square of the walls। टोटल कॉस्ट हमें कितनी गिवन है 15,000 अपॉन में
1 मीटर स्क्वायर की 10, 0 से 0 कैंसिल, 1500 मीटर स्क्वायर। ये क्या आ गया? एरिया ऑफ 4 वॉल्स। अब एरिया ऑफ 4 वॉल किसके इक्वल है? एरिया ऑफ 4 वॉल्स का निकालते हैं, इसका मतलब सी एस ए ऑफ क्यूबॉइड। ठीक है, सी एस ए ऑफ क्यूबॉइड निकलेगा। सी एस ए ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है? 2 इंटू एल प्लस बी इंटू में एच। वो हमारे पास कितना आ गया? 1500। अब 2 इंटू एल प्लस बी की वैल्यू हमारे पास क्या है? 250 मीटर है, जो हमें स्टार्टिंग में पैरामीटर गिवन था रेक्टेंगुलर वॉल का। तो 2 इंटू एल प्लस बी की वैल्यू कितनी है? 250 इंटू में एच इज इक्वल टू में 1500। देन एच इज इक्वल टू 1500 अपॉन में 250। 0 से 0, 25 बजे 25, 25 6 जा 150। तो हमारे पास जो हाइट है एच क्या है? हाइट ऑफ द रेक्टेंगुलर होल। तो हमें हाइट फाइंड करनी, तो हाइट हमारे पास कितनी आ गई? 6 मीटर हाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। द पेंट इन ए सर्टेन कंटेनर इज सफिशिएंट टू पेंट एन एरिया इक्वल्स टू 9.375 मीटर स्क्वायर। हाउ मैनी ब्रिक्स ऑफ डायमेंशन 22.5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर एंड 7.5 सेंटीमीटर। जो ब्रिक्स है उसकी डायमेंशन गिवन है, लेंथ, ब्रेंथ है, हाइट कैन बी पेंटेड आउट ऑफ दिस कंटेनर। एक कंटेनर है पेंट का हमारे पास, उसका एरिया हमें इक्वल टू इतना गिवन है, और उसमें से हम कितनी ब्रिक्स पेंट कर सकते हैं। ब्रिक्स की डायमेंशन हमें गिवन है, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। सब सॉल्यूशन इसमें सबसे पहले ब्रिक का एरिया फाइंड करेंगे हम। लेंथ ऑफ द ब्रिक 22.5 सेंटीमीटर, हाइट, ब्रेथ 10 सेंटीमीटर, हाइट 7.5 मीटर, सॉरी 7.5 भी क्या है? सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें सरफेस एरिया ऑफ ब्रिक निकालेंगे। तो ब्रिक देखो क्या है? लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट, क्यूबॉइड की शेप है, तो ब्रिक का जो टोटल एरिया निकलेगा टी एस से ऑफ ब्रिक, टोटल सरफेस एरिया ब्रिक का क्या होगा? 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस में एच एल। अब एल बी एच हमें गिवन है, 2 इंटू एल हमें 22.5, ब्रेथ हमें 10 प्लस ब्रेथ 10 इंटू में हाइट 7.5 प्लस हाइट 7.5 इंटू में लेंथ 22.5। इसको कंप्लीट को सोल्व करेंगे। 2 इंटू 22.5 को जो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 225 प्लस 10 मल्टीप्लाई बाय 7.5 75 प्लस 7.5 को 22.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 168.25। अब हमने इन सबको ऐड करने के बाद जब हम इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 937.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब जो हमें गिवन है क्वेश्चन में स्टार्टिंग में, जो कंटेनर का एरिया गिवन है पेंट करने का, वो मीटर में गिवन है और हमारा ब्रिक का किस में आया? सेंटीमीटर में। तो उसको किस में कन्वर्ट कर लेंगे हम? मीटर में। तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 0.01 मीटर होता है। तो ये हमारे पास 9.937.5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू में 0.09375 मीटर स्क्वायर। अब हमें क्या फाइंड करना है? नंबर ऑफ ब्रिक्स सॉरी, इसलिए नंबर ऑफ ब्रिक्स फाइंड करनी है। टोटल एरिया टू बी पेंटेड
अपॉन में एरिया ऑफ वन ब्रिक का एरिया। टोटल एरिया टू बी पेंटेड का क्या था 9.375। एरिया ऑफ वन ब्रिक क्या है 0.09375। सोल्व करेंगे इसको 9375 पॉइंट हटाने के लिए 1000 का यूज़, इसका रेसिप्रोकल इसका पॉइंट हटाने के लिए 5 टाइम्स 0 अपॉन में 9375। ये कैंसिल 30 कैंसिल। तो नंबर ऑफ टोटल ब्रिक्स उसमें कितनी पेंटेड हो सकती है 100 ब्रिक्स उसमें पेंट हो सकती है। यही हमारा क्या है आंसर है। थैंक यू।